इस लेसन में हम रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर पे बात करेंगे कि मशीन लर्निंग में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ और फिर हम जुपिटर नोटबुक पे काम शुरू करेंगे। देखें, रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है और ये काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये यहाँ से इसको हम पेरेंट नोड कहते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ कि x इज़ लेस देन 5, अगर yes है तो ये यहाँ आ जाएगा, no है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ से एक अलग ट्री बन जाएगा, अलग ब्रांचेस बन जाएंगी। अगर मैं कहूँ कि y इज़ लेस देन 2 तो yes है तो यहाँ आ जाएगा no, और इस तरह तो ये एक हमारा ट्री बन गया। लेकिन इसी ट्री को अगर मैं डिफरेंट ट्रीज में डिवाइड कर दूं, सपोज इसका एक ये पार्ट है ट्री का, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। एक ये ट्री है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। एक ये ट्री है, ये देखें बिल्कुल छोटा सा ट्री है, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री होगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने चाहें 8 बना लें, 10 बना लें, 9 बना लें, 5 बना लें, डिफरेंट ट्रीज बना सकते हैं। और इसका मैंने एक अलग ये ट्री बना लिया। इस तरह देखें, ये जैसे एक बहुत बड़ा ट्री है तो हम इसका 2 का बना सकते हैं, यहाँ पे एक 3 का एक डिफरेंट ट्री बना सकते हैं। तो जितने ज़्यादा ट्री बनते जाएंगे वो एक फॉरेस्ट बन जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। राइट, अब ये रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, ये जो एक अलग ट्री बन गया, इसकी ये अलग प्रिडिक्टेड वैल्यू हमें बताएगा, इसकी एक अलग प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी, इसकी एक अलग प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी, और एट द एंड इन सब को मिला के हम या एक एवरेज ले लेंगे या इसका मीडियन ले लेते हैं या मोड ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें रैंडम फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। अगर हम कंपेयर करेंगे डिसीजन ट्री रेग्रेसर को और हम रैंडम फॉरेस्ट को, तो रैंडम फॉरेस्ट की प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डाटा यहाँ मैंने बहुत छोटा सा इस्तेमाल किया है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा डाटा होगा उसमें आपने ये रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करना होगा अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिसीजन ट्री भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है तो रैंडम फॉरेस्ट में होती है। अब क्या है, इसमें एक एनसेम्बल क्लास है जो मैं साइकिट लर्न पे मौजूद है, और आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इंपोर्ट करनी है उसको जुपिटर नोटबुक में। यहाँ पे ये एनसेम्बल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है। एनसेम्बल का क्या मीनिंग होता है, देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ भी, अभी इसको पढ़ के भी बताऊंगी कि जब काफ़ी सारे एल्गोरिथम आप एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हम एनसेम्बल कहते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये एक बड़ा हमारे पास ट्री था, इसको हमने डिफरेंट ट्रीज में डिवाइड कर लिया और फिर हम उसको एनसेम्बल करते हैं। जो भी इनकी वैल्यूज़ होती हैं उसका हम एक मीन ले लेते हैं, तो उसको हम एनसेम्बल कहते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग, और मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग में जिसमें हम रेग्रेशन पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन के मॉडल्स बनाते हैं, उसमें रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन आता है जब डाटा हमारे पास नॉन लीनियर हो। राइट, लीनियर एक लाइन पे हो जाएगा, लेकिन नॉन लीनियर होगा कि आपके पास एक कर्व की सूरत में ग्राफ बनेगा। तो random forest regression is a supervised learning algorithm that uses ensemble learning method for regression. A random forest operates by constructing several decision trees during training time. देखें, ये several हो गए, जब हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं तो ये several बन जाते हैं, इसी वजह से हम इसको forest करते हैं। and outputting the mean of the classes as the prediction of all the trees. So जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा है, एग्जैक्टली सेम चीज़, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, इसको आप खुद पढ़ के देखें तो यहाँ लिखा है। राइट, और ये मैंने क्यों बनाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास बहुत बड़ा ट्री है, यानी ईच कहीं जाएंगे आप, यहाँ से यस हो जाएगा, जहाँ तो नो होगा वहाँ तो स्टॉप हो जाएगा, यस से आगे फर्दर आता जाएगा आपका। राइट, तो आपके पास इस तरह का ट्री होगा तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ट्रीज में और इसका भी फॉरेस्ट बना सकते हैं। अब हम काम शुरू करते हैं अपना जुपिटर नोटबुक है। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज लिख दी हैं जो आपने इंपोर्ट करनी है। राइट, इसके बाद आपके स्टेप्स वही हैं जो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि डाटा फ्रेम को लाना होता है, वेरिएबल बनाने होते हैं। यहाँ पे देखें, जो मैंने अभी आपको बताया कि एसके लर्न से हमें क्या इंपोर्ट करना होगा, ये हमारे पास साइकिट लर्न पे मौजूद है। एनसेम्बल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया, क्योंकि हम एक ट्री को काफ़ी सारे ट्रीज में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसका मीन लेते हैं एनसेम्बल इसको, इसलिए हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। इंपोर्ट क्या क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिट करेंगे, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं और इस लेसन में भी बता दूंगी। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो यहाँ मैंने लेके आई। देखें यही है एक्सपीरियंस और सैलरी। सैलरी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे इसकी शेप चेक करनी है तो df डॉट शेप से आप शेप चेक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत छोटा डाटा है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट अपने बड़े डाटा पे भी अप्लाई करना है। इसको आप एग्जीक्यूट करवा के देख लें। ये x की वैल्यू है, एक्सपीरियंस आ गई, आई लॉग लिखा है, इसलिए आपने यहाँ पे इंडेक्स लिखना होगा। इसको एग्जीक्यूट करवा लें। अगर आपने यहाँ से डी टाइप्स देखना है तो डी टाइप्स आप देख सकते हैं। काफ़ी जल्दी से मैंने इसको कवर किया है इसलिए कि पिछले लेसन्स में मैं इस पर काफ़ी डिटेल में आपको बताती रही हूँ। यहाँ से आपने लिखना होगा फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest regressor। अगर आप यहाँ से ट्री पे काम, यहाँ से ट्री क्लास है उसको लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगी, इसलिए इसको यहाँ याद रहे कि रैंडम फॉरेस्ट में आपने ensemble पे काम करना होगा। अब ये जो हमारे पास क्लास आ गई है इसका हमने ऑब्जेक्ट तैयार करना है। कुछ भी नाम लिख लें, मैंने रैंडम फॉरेस्ट अंडरस्कोर रेग्रेसर इसका नाम रख लिया है। और फिर आपने यहाँ पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स लगा लिए हैं। ये मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दूंगी कि ये आपने पैरामीटर्स यहाँ पे इसके चेंज करने हैं, कि जो चेंज करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं तो हमारी आउटपुट पे भी इसका काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जो आपका ओरिजिनल ट्री है, जो ओरिजिनल डाटा है उसको आप, उससे आपने कितने ट्रीज बनाने हैं, राइट। तो मैंने यहाँ 10 लिख लिया, डिफॉल्ट में भी 10 है, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी आप इसको 7 करें, 6 करें, इसको आपने ट्राई जरूर करना है। रैंडम अंडरस्कोर स्टेट काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, डिफॉल्ट में यहाँ 1 है, लेकिन आपने इसको 0 करके भी चेक करें, 2 करके भी चेक करें, राइट। उसके बाद हमने इसको फिट करवाना है एक्स और वाई पे, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ इसके पैरामीटर्स भी आ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है ना, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट 1। अब आप इसको 0 करेंगे, ये आपका होमवर्क है। फिर आप इसको 2 करेंगे, चेक करें, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। इसका क्या मीनिंग है? एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स, इसको लिखना ऐसे है आपने, राइट। अगर इसकी जगह आपने कुछ और लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और एरर फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स का मीनिंग है कि आपने अपने ट्री को से कितने ट्रीज बनाने हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वही मैंने लिखा है जो लास्ट लेसन में भी लिखा था। मैं ग्राफ से इसको विजुअलाइज करके देखती हूँ कि एक्स और वाई का ग्राफ है, राइट। यहाँ पे प्लॉट है एक्स आर एफ और प्रिडिक्शन आपने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स के। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ आ गई है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर की, राइट। यहाँ पे ये एक पॉइंट हमारा टच नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारा मॉडल 101 नहीं आएगा, 99 आएगा। देखें यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यूज भी हमारी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएंगी यहाँ तक। चले लेट्स सी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन मैंने इसकी बढ़ाई है और ये काम मैंने आपको लास्ट लेसन में भी डिसीजन ट्री रेग्रेसर में भी बताया था कि एक वेरिएबल बना लें। इसको हमने np डॉट अरेंज फंक्शन से जो भी x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने कंसीडर करनी है और उसकी रेजोल्यूशन 0.1 है। ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको 0.2 करके देखें, 0.3 करके देखें। जब ग्राफ आपका बनेगा उसमें बिल्कुल क्लियर आपको फर्क नजर आएगा कि क्यों मैंने यहाँ 0.1 लिया है। और उसके बाद आपने इसको रीशेप करना है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। जहाँ जहाँ आपके पास, देखें ये हमने x लिखा था ना, तो अब हम इसको x ग्रिड कर देंगे, प्रिडिक्शन भी x ग्रिड पे करेंगे, राइट। अगर इसकी डिटेल आपने अच्छी तरह देखना है तो मैंने इसको डिसीजन ट्री रेग्रेसर में काफ़ी डिटेल में बताया है। यहाँ से थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। क्या हमारी एरर हो गई है? नेम, ओके, रेग हमने डी टी रेग, ओके। तो कहाँ डी टी हमारा, ये इसको हमने करना होगा रैंडम फॉरेस्ट, ये आर एफ है, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये हमारा एग्जीक्यूट, देखें ग्राफ कैसे बन गया। अब देखें लास्ट में जो डिसीजन ट्री रेग्रेसर था उसमें ये आपको याद होगा कि एक, राइट, एक स्टेप आ रहा था फिर इस तरह हो गया था, लेकिन इसमें ये 2 स्टेप क्यों आ रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जाने के लिए भी 2 ट्री बने हैं। यहाँ पे भी देख लें, ये जितने ज़्यादा ये होंगे ना तो ये आपको बताएगा कि एक ट्री से दूसरे ट्री में जाने के में कितने हमारे पास ट्रीज बने हैं।
तो यही मैंने आपसे कहा है, जब हम इसकी ट्यूनिंग चेंज कर देंगे, यहाँ से इसको 0.1 कर दें और ऊपर जाके यहाँ आप इसको 8 कर दें, इसको आप 0 कर दें, तो ये आपकी ये लाइन भी चेंज हो जाएगी। आपका होमवर्क है और आपने ये खुद सीखना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब जब ये बन जाएगा उसके बाद हम इसको चेक करके देख लेते हैं। 1 पे 1000 और ये है हमारे पास 12 पे एक्चुअली हमारा है 7500। सैलरी इसने 7350 दिखाई है, राइट। बहुत अच्छा, 100% तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे ये 2 पॉइंट यहाँ से थोड़े से इससे दूर थे इसकी वजह से। तो हम इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। इसकी एक्यूरेसी 99% है, दैट इज़ फाइन। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि अगर रैंडम फॉरेस्ट में और हमारे पास डिसीशन ट्री में, दोनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि एक्यूरेसी ज़्यादा किस में आती है, तो रैंडम फॉरेस्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें हम एनसेम्बल टेक्निक यूज़ करते हैं। हमारे पास एक ट्री होता है, उसको हम डिफरेंट काफ़ी सारी ट्रीज़ में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन सब का मीन ले लेते हैं या मोड ले लेते हैं या मीडियन ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। जितना आपके पास ज़्यादा बड़ा डाटा होगा, आप इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साथ में साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।